मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। यानी कि मनुष्य की भावनाएं ऐसी होती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो वन में, जंगल में अकेला होता है, लेकिन फिर भी उसे अकेलापन महसूस नहीं होता। निसंग यानी कि उनके साथ कोई ना हो, वो अकेला हो, लेकिन फिर भी उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। लेकिन इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, ऐसा उसे अनुभव होता है। एकाकीपन में भी अपनेपन की भावना उसे महसूस होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनलवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। क्या होता है, उससे उल्टा होता है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम सैकड़ों नर नारियों के बीच रहने के बावजूद भी अकेलापन महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारा नहीं है, पर यह अकारण ही नहीं होता, इसका कोई कारण भी होता है। यानी कि हम कई लोगों के बीच होते हुए भी जब अकेले होते हैं तो ये कोई अकारण नहीं होता, उसका कोई कारण होता है और उसी के कारण हमें अकेलापन महसूस होता है। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। इसका कोई कारण, विछोह यानी जुदा होना, विरक्ति यानी दुख, ठीक है, पीड़ा, ऐसा कोई कारण होगा जिसके कारण हमें कोई अपना नहीं लगता। यानी कि हम सैकड़ों लोगों के बीच में रहते हुए भी अकेलेपन को महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं, चौकी चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। ऐसा ही जगदीश बाबू के साथ भी हुआ है। वह दूर देश से आए हैं, अपने गांव को छोड़कर आए हैं, अपने घर वालों को छोड़कर आए हैं, परिवारजनों को छोड़कर आए हैं, और इसी के कारण आज उन्हें इस कैफे की चहल पहल, उस कैफे का शोरगुल जो है अपनत्वहीन लगता है, यानी कि अपना नहीं लगता। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। यानी कि शायद ऐसा हो कि कुछ दिनों बाद उसे यह शहर जो है, ये कैफे की चहल पहल जो है, ये शोरगुल जो है कैफे का, उसमें कुछ दिनों के बाद अपनापन महसूस हो। लेकिन आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे और होटल, ये सब उन्हें याद आने लगता है। उसे लगता है कि कुछ दिनों बाद ये शहर भी मुझे अपना लगेगा, अपना सा लगेगा। लेकिन आज जो उसे अपना नहीं लगता, उसका क्या करें हम, जिसके कारण उन्हें अपने गांव के जो पड़ोसी है वह याद आते हैं, स्कूल कॉलेज के छोकरे याद आने लगते हैं, अपने निकट शहर के कैफे और होटल, ये सब उनकी आंखों के सामने आ जाते हैं। तभी अचानक चाय साहब, जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। अब उन्हें लगा कि ये वही है, ये आवाज, ये ध्वनि जो है, ये वही ध्वनि है जो उसकी रिक्तता यानी खाली जगह को पूर्ण करेगी। यानी कि उन्हें अनुभव ही हो रहा है कि उन्हें
जो कमी महसूस हो रही है वह कमी ये आवाज ही पूर्ण करेगी। क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने अपनी शंका का समाधान करने के लिए उस बच्चे से पूछा, बालक से पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? उस बालक ने बताया, मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। मदन उत्तर देता है जगदीश बाबू को, कहता है कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? देखो जगदीश बाबू, जब मदन ने कहा कि पहाड़ का रहने वाला हूँ, तब जगदीश बाबू ने कहा कि पहाड़ तो बहुत सारे हैं। कौन कौन सी पहाड़? आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा, ये सब पहाड़ है। इन सब पहाड़ों में से तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है, ये बताओ। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया और मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। क्या कहता है वह? अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा, मुस्कुरा कर कहता है। अब मानो जैसे उसे जिले और पहाड़ और जिले के भेद को यानी तफावत को समझ गया हो, और तभी उसने कहा कि अल्मोड़ा, तो कौन से गांव पहाड़ का रहने वाला है? अल्मोड़ा पहाड़ का रहने वाला है। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने के लिए जगदीश बाबू ने मदन से पूछा कि तुम अल्मोड़ा गांव के हो, तो अल्मोड़ा में कौन सा गांव है तुम्हारा? इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। क्यों? शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला कि वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। वो बताना नहीं चाहता था कि मेरा गांव जो है छोटा सा है और उसकी संज्ञा यानी उसका नाम कुछ अटपटा सा है, इसलिए वह बताना नहीं चाहता था, शर्म से संकोच अनुभव कर रहा था, और इसीलिए उसने टालने के लिए कहा कि साहब ये अल्मोड़ा से तो 15-20 किलोमीटर 20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा, ये तो ठीक है, माना कि 15-20 मील दूर होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे गांव का कुछ नाम तो होगा। तब वह संकोच करता हुआ बोला, डोटियाल गो। क्या नाम बताया उसने? डोटियाल गो, यानी उसके गांव का नाम क्या था? डोटियाल गो। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और अब जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रशंसा के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी ना निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है। जब उसने डोटियाल को बताया तो जगदीश बाबू के चेहरे पर जो पुती हुई एकाकीपन की शाही यानी लपेटी हुई जो एकाकीपन का जो दुख था, ठीक है, वो अचानक दूर हो गया, और उन्होंने मुस्कुराकर मदन से कहा कि वो मैं भी उनके निकटवर्ती यानी नजीक के गांव के रहने वाले हैं। तो मानो जैसे मदन की खुशी का पार न रहा हो, ऐसा हो लगा जगदीश बाबू को। जगदीश बाबू को लगा कि अभी उसके हाथ से चाय की जो ट्रे है वह नीचे गिर जाएगी। वह अतीत में खो गया, अपने अतीत में खो गया और लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, ऐसा जगदीश बाबू को लगा। अतीत यानी उसका गांव, ऊंची पहाड़ियां, नदी। देखो मदन क्या देख रहा है अतीत में। जगदीश बाबू के साथ बातें करते हुए उसे अपना गांव दिखाई देता है, जैसे मानो जैसे जगदीश बाबू के साथ बात करते हुए, और उसे पता चला कि वह तो उसके नजीक के गांव के ही है, तो वह खुशी के मारे अपने अतीत में चला जाता है और उसे अपना गांव दिखाई देता है, ऊंची पहाड़ियां दिखाई देती है, नदियां दिखाई देती है।
ईजा यानी अपनी माँ दिखाई देती है, उसे लगता है कि वह अपनी माँ की गोदी में लेटा है। बाबा यानी उसकी पापा की बाहों में वह सो रहा है। दीदी यानी भूली, छोटी बहन, दीदी यानी बड़ी बहन, भूली यानी छोटी बहन, दाजू यानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट पड़ी, आपको पता है? ईजा नहीं, बाबा जी नहीं, दीदी बिल्कुल नहीं, भूली वह भी नहीं, दाजू हाँ, दाजू, दाजू यानी बड़े भाई की छाया दिखाई दी उसे। जगदीश बाबू के रूप में उसे ऐसा लगा कि मानो जैसे उसके बड़े भाई मिल गए हो। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, यानी कि 2-4 दिन में ही वो इतने करीब आ गए कि जैसे ही जगदीश बाबू टेबल पर बैठते तो बैठते ही उसे मदन की आवाज सुनाई देती, दाजू जय हिंद, दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी यू यानी हिम पड़ेगा, दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तभी किसी और से बोय की आवाज पड़ती और मदन उस आवाज की प्रतिध्वनि के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज? देखो, जगदीश बाबू के साथ उसे इतना लगाव हो चुका था कि वह छोटी छोटी बातें भी जगदीश बाबू के साथ शेयर करता था और कहता था, दाजू जय हिंद, दाजू आज हिम यहाँ भी हिम पड़ेगा, दाजू यहाँ तो आज तो ठंड बहुत है, दाजू कल आपने खाना बहुत थोड़ा खाया था। ऐसा सब कुछ वह जगदीश बाबू के साथ बातें करता था। जब भी कोई दूसरी टेबल से मेज से आवाज आती है तो उसी प्रतिध्वनि की पूरी होने से पहले वहां पर चला जाता है, उसका ऑर्डर लेता है, उसे देता है और साथ में जगदीश बाबू को भी पूछता रहता है कि दाजू और कोई चीज चाहिए आपको, यानी उनका ख्याल तहे दिल से रखता है वह। लेकिन फिर पूछता है कि दाजू पानी लाओ, लाया दाजू, यानी जगदीश बाबू पानी मंगवाते हैं, कहते हैं कि पानी लाओ। जब वो पूछता है कि दाजू कोई चीज चाहिए आपको, तो वह जगदीश बाबू कहते हैं कि पानी लाओ, तो मदन कहता है कि लाया दाजू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता है जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। इतने प्यार से वो जगदीश बाबू को कहता है कि लाया दाजू, और मानो जैसे बिछड़े हुए माँ और बेटा मिले हो और मिलने के बाद जो उसे माँ अपने बेटे को चूमती है, उसी प्रकार मदन जो है दाजू जगदीश बाबू के एक बोल पर कहते हैं कि वह तुरंत हाजिर हो जाता है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू। देखो क्या होता है, अब होता यूं है कि अब जगदीश बाबू को ये चौक, ये कैफे, ये शहर अकेला अपना लगने लगता है, यानी कि पहले उसे अपनत्व ही नहीं लगता था, यानी कि अपना है ही नहीं ऐसा लगता था। लेकिन धीरे 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 सब अपना लगने लगा और अब जो ये मदन उसे बार बार दाजू कहता था, एक टेबल से दूसरी टेबल से जहां भी हो वहां से दाजू कहकर पुकारता था, वह उसे अच्छा लगता नहीं था। मदन इधर आओ, जगदीश बाबू उसे बुलाते, कहते हैं मदन इधर आओ। आया दाजू, जवाब में क्या कहा? आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी
अहम की तेज धार के आगे टिक ना सकी। दाजू शब्द सुनते ही जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जो है वो जाग जाते हैं और अपनत्व की जो पतली डोर थी, जो मदन जैसे भोले बालक के साथ जुड़ी हुई थी, उस पतली डोर को अहम की तेज धार के आगे वह टिक नहीं सकी और टूट गई। दाजू चाय लाओ, मदन आकर कहता है कि दाजू चाय लाओ। तब जगदीश बाबू क्या करते हैं? चाय नहीं, लेकिन यहाँ दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? देखो गुस्सा करते हैं कि तुम ये दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा। अब प्रेस्टीज का मतलब भी इस छोटे से 10 वर्षीय बालक को पता नहीं है। यह भी जगदीश बाबू सोचते नहीं है कि मैं यहाँ उसे बोलूंगा तो इसे पता है या नहीं, ये समझ रहा है या नहीं। बिना सोचे समझे ही बस उसे डांटने लगते हैं, उसे कहते हैं कि ये क्या दाजू दाजू दिन रात चिल्लाते रहते हो तुम। जगदीश बाबू का मुंह जो है क्रोध के कारण तमतमा गया, शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। वह उसे समझाने की कोई जरूरत पड़ी नहीं और कहते हैं कि मदन जो है जगदीश बाबू का यह व्यवहार देखकर सब कुछ समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों से सर दे कोठरी में सिसकिया भर भर रोता रहा। मदन जो है जगदीश बाबू के इस व्यवहार से उन्हें चोट लगी, गहरी चोट, यानी ऐसी कोई चोट नहीं मानो जैसे चप्पू लग जाए और खून बहने लगे, ऐसी चोट नहीं, पर दिल पर लगने वाली चोट, यानी मदन के दिल पर लगने वाली चोट है। वह चोट जो है गहरी लगी और कहते हैं कि वह होटल के कैफे के मालिक से, मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके अपनी कोठरी में जाता है। दोनों पैरों के बीच सिर रखकर कहते हैं कि जोर जोर से सिसकियां भर वह रोने लगता है। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। उसे कहते हैं कि वह अपने परिवार को छोड़कर बहुत दूर आया था, तो मदन का जगदीश बाबू के साथ आत्मीय भरा व्यवहार स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, यानी कि माँ की गोद से, बाबा की बाहों के यानी बाबा के बाहों में से उठाकर किसी ने फेंक दिया हो और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो, ऐसा उसे अनुभव होने लगता है। रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। कहते हैं रो लेने पर अंतर के अंदर जो ज्वालामुखी कहते हैं हम, वह आंखों के माध्यम से बाहर निकल जाता है और फिर मनुष्य भावुक क्षणों की अपेक्षा से अधिक विवेकपूर्ण हो जाता है और मदन भी पूर्ववत काम करने लग गया। वह भी रोकर सब कुछ भुलाकर यानी जो अपमान हुआ था वह नहीं भूला, जगदीश बाबू ने कहा था वह नहीं भूला, लेकिन उसने एक विवेकपूर्ण निश्चय कर लिया था जो हम आगे पढ़कर समझेंगे। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू के भेंट बचपन के सहपाठी हिम्मत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और न ही उसने क्या लाऊं दाजू कहा।
पहले तो दूसरे दिन जब जगदीश बाबू कैफे में जा रहे थे तब अचानक अपने सहपाठियों यानी अपने मित्र सहपाठी हेमंत की मुलाकात हो जाती है। तो दोनों चाय पीने के लिए कैफे में जाते हैं और जगदीश बाबू ने इशारे से मदन से बुलाया तो मानो जैसे उसे ऐसा लगा हो कि मदन उनसे दूर रहने लगा हो। ठीक है, दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया और उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी जो पहले जब जगदीश बाबू को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आती थी। आज उसने ये भी नहीं कहा कि क्या लाऊं दाजू, दाजू शब्द उसके मुंह से सुनाई नहीं दिया। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू नहीं कहा। दाजू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया मानो दोनों अपरिचित हो। जब जगदीश बाबू को लगा कि अभी वो कहेगा कि क्या लाऊं दाजू, न कहने पर जगदीश बाबू ने खुद ऑर्डर दिया और कहा कि 2 चाय और 2 ऑमलेट। तब भी उसने लाया दाजू नहीं कहा, उसकी अपेक्षा में क्या कहा, लाया साहब कहकर वहां से चल दिया मानो जैसे वह जगदीश बाबू को जानता ही ना हो। तब हेमंत ने अनुमान लगाकर कहा शायद पहाड़िया है, यानी कि पहाड़ का रहने वाला है। हाँ, जगदीश बाबू ने रूखा सा उत्तर दिया कि हाँ ये पहाड़िया है। वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने आसान चढ़ाने के गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी प्रेस का ख्याल नहीं रहता तुम्हें, ऐसा सब कुछ कहना। यानी कि हेमंत के पूछने पर मदन के आंखों के सामने ये सारा दृश्य जो है वह दोहराने लगता है और कहता है कि इसी तरह सोचने लगता है कि इसी तरह जगदीश बाबू ने एक दिन उसे नाम पूछा था, फिर दाजू, फिर मध्यम वर्गीय संसार उनके जाग उठे थे और फिर अपनी प्रेस्टीज का ख्याल अचानक ही उसे आ जाता है। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह करके स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? जगदीश बाबू ने उनकी ओर देखा तो उसे लगा कि अभी वो फट जाएगा ज्वालामुखी की तरह। हेमंत ने फिर से उसे दोहराया, पूछा उनसे, दोहराया नहीं, दोबारा पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। क्या कहते हैं? बॉय। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। और यहीं पर यह कहानी जो है पूर्ण होती है।